Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 8, continuation of laws of motion chapter. Today we are going to discuss about equilibrium of concurrent forces. So concurrent forces, equilibrium of concurrent forces in the sense एक particular point पे many forces will act and you need to balance it. ठीक है, और वो बैलेंस करना मतलब इन द सेंस वो ऑलरेडी स्टेबिलिटी में है, मतलब इट्स इन इक्विलिब्रियम, इट्स नॉट इन मोशन, स्टेशनरी. तो बहुत सारे जो फोर्सेस एक जगह पे कोइंसाइड होंगे एंड द होल सिस्टम विल बी स्टेशनरी. तो वैसे टाइप का न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे वो पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. सो अब इस केस में अगर आप डिस्कस करते हो ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्करेंट फोर्सेस, आप इमेजिन कर लो कि अगर सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज सिस्टम विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम. तो यहां पे क्या करना, आपको क्या करना, फोर्सेस को बैलेंस करना है. अब बैलेंस करने के लिए यहां पे देखो, जैसे अगर आपको डायग्राम यहां दिख रहा होगा, तो ये आपको दो चीजों को ध्यान रखना है, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो ये लाइन वर्टिकल कंपोनेंट का पार्ट है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का पार्ट है, ये लाइन वर्टिकल कंपोनेंट का पार्ट है, ये लाइन वर्टिकल कंपोनेंट का पार्ट है. लाइंस और थ्रेड एक्चुअली ना रोप है और स्ट्रिंग है, यू कैन से. सो स्ट्रिंग और रोप के थ्रू ना यहाँ पे सपोर्ट दिया है, यहाँ पे सपोर्ट दिया है, फिर दे आर सस्पेंडेड सम मास ओवर हियर. सेम चीज है यहाँ पे, ये किसी स्ट्रिंग से रोप से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग और रोप से कनेक्टेड है, फिर यहाँ पे मास दिया हुआ है. तो बेसिकली जो वेट है या जो मास दिया है उसके हिसाब से ये रोप ही होना चाहिए. स्ट्रिंग पे तो इतना इफेक्ट नहीं होगा या इतना ज्यादा लोड नहीं ले सकते वो. एंड वैसे ये कंडीशन है, यहाँ पे क्या है, ये इंक्लाइन है इन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. सो जो ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के इन बिटवीन होगा, दोस कंपोनेंट्स विल रिजॉल्व. तो जब कंपोनेंट रिजॉल्व होगा तो जो थीटा से अटैच होगा उसका नाम होगा कॉस, और जो थीटा से अवे होगा उसका नाम साइन होगा. तो फॉर एग्जांपल जैसे जब ये है रिजिड सपोर्ट हो गया तो कोई ऐसा कंडीशन आया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये मान लो थीटा है और यहाँ पे टेंशन थी. अच्छा, टेंशन जो होगा ना उसका डायरेक्शन किधर होगा, इट विल बी टुवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट. जिधर रिजिड सपोर्ट होगा उस साइड में टेंशन होगा. तो जब यहाँ पे टेंशन दिया नहीं तो रिजिड सपोर्ट इधर, तो ये टेंशन इसका इधर होगा, इसका टेंशन इधर होगा. ठीक है, आपको जैसे भी लेना होगा, आप जो भी T1 T2 जो लेना होगा बाद में देख लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से. अब यहाँ पे टेंशन ना रिजिड सपोर्ट की तरफ, यहाँ पे टेंशन रिजिड सपोर्ट की तरफ, यहाँ पे भी टेंशन का आपको लेना होगा तो रिजिड सपोर्ट की तरफ लोगे. तो अब अगर मान लो ये रिजॉल्व होता है, समझ लीजिए यहाँ पे आप रिजॉल्व हो गया ऐसा. अब प्रॉब्लम ये है कि ना ये तो आपको एंगल यहाँ पे मिला है, तो ये आप अल्टरनेट एंगल से ये ले लिया आपने. इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा, ये कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा. व्हाई टी कॉस थीटा, थीटा इज ओवर हियर एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कंपोनेंट, ये होगा टी साइन थीटा. क्लियर. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे. सो विल सॉल्व क्वेश्चन, विल सी कि क्या कहेगा क्वेश्चन में. क्वेश्चन में बोल रहे हैं अ मास ऑफ 6 kg सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर. ठीक है, तो सपोज करो कि एक रोप है एंड आप ऐसे इमेजिन कर लो, ये इसको रोप इमेजिन कर लो, बराबर. मैं उतना ही पार्ट आपको ये करता हूं जितना आप देख सको. ये इसको 2 मीटर इमेजिन, 2 मीटर तो है नहीं ये ले, बट इमेजिन 2 मीटर. सो अ 6 kg मास, ये 6 kg मास जैसा एक्ट करेगा, सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम अ सीलिंग. कहीं से सपोर्ट देखो, ऊपर सीलिंग से सपोर्ट देके उसको हैंग किया हुआ है. अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अप्लाइड एट अ मिड पॉइंट ऑफ द रोप. तो ये रोप का जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ द रोप पे 50 न्यूटन अप्लाई किया ऐसा. करेक्ट. तो व्हाट इज हैपनिंग एज शोन इन द फिगर, जैसा फिगर में लिखा है वो हिसाब से अप्लाई किया. व्हाट इज द एंगल ऑफ रोप मेक्स विद द वर्टिकल, मतलब यहाँ पे ना वर्टिकल के साथ में रोप कितना एंगल बनाएगा वो आपको फाइंड आउट करना है. विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम. आपको क्वेश्चन में ना जी की वैल्यू दिख नहीं रही होगी, तो मैं जी का वैल्यू यहां लिख देता हूं. जी का वैल्यू इन्होंने बोला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए. ठीक है. हाँ, अब ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम में छोटा सा मॉडिफिकेशन और था, इन्होंने ये भी ड्रॉ किया हुआ है. ये एफ की वैल्यू जब हॉरिजॉन्टली अप्लाई करते हो तो ये हो जाता है 50 न्यूटन. करेक्ट. और ये कितना मास इन्होंने सस्पेंड किया है, द मास सस्पेंडेड जो है वो 6 kg है ना, 6 kg है. बट आप इसको 6 kg वेट भी बोल सकते हो, क्योंकि इट्स अ फोर्स बिकॉज ऑफ 6 kg मास. हाँ, वो जो केजी वेट वाले पे थोड़ा सा मैं एम्फेसाइज करूंगा. और इनका जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द एंगल दैट रोप मेक्स विद द वर्टिकल. तो अभी वर्टिकल क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल, ये रोप ना कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल, तो वर्टिकल की लाइन मुझे इमेजिन करनी पड़ेगी. तो ये एंगल को आप ले लेते हो थीटा. तो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, ये है क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में फिर से. तो इसके हिसाब से अगर ये 2 मीटर है, बराबर, आपने मिड पॉइंट पे लगाया, तो ये क्या होगा, जैसा पैटर्न है इस तरह का पैटर्न बनेगा, बराबर. क्लियर. और जो टेंशन रहेगा, यहाँ पे भी टेंशन जनरेट होगा, वहां पे भी टेंशन जनरेट होगा.
तो अब मैं इसको ना थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या होता है। इस पर्टिकुलर पार्ट में उन्होंने बोला टेंशन T1 है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, इस जगह पे रेजिस्टेंस पर आप इमेजिन करो तो यहां पे टेंशन T2 हो गया, और ये 6 kg वेट। 6 kg वेट का क्या क्राइटेरिया है कि अगर किसी बॉडी का मास ना x kg है, क्लियर, तो अगर मैं ना उसका वेट निकालना चाहता हूं तो वेट का फॉर्मूला क्या होगा, वो x इंटू 9.8 ये न्यूटन होगा, गॉट इट। तो अब ये जो क्वांटिटी है ना, उस क्वांटिटी को अगर मैंने 9.8 से डिवाइड कर दूं तो x इंटू 9.8, ठीक है। तो 9.8 से डिवाइड करने के बाद ये क्या होगा, x होगा, ये क्या होगा kgf। मतलब अगर ना किसी भी फोर्स की वैल्यू को या न्यूटन वाली वैल्यू को अगर मैं 9.8 से डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू kgf में आ जाएगा, तो x kgf। इसका मतलब क्या होगा, दिस मच अमाउंट ऑफ मास इज गोइंग टू एक्सर्ट द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ना वेट का इंफॉर्मेशन है, इट्स इंफॉर्मेशन ऑफ वेट। नॉर्मली क्या होता है, 9.8 को कैंसिल करोगे तो मास आएगा, बट अगर आप मान लो न्यूटन वाली वैल्यू को आप 9.8 से डिवाइड कर देते हो तो वैल्यू आएगा kgf में। अब मान लो कि मुझे kgf वाली वैल्यू से मुझे न्यूटन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, x को अगर मैं 9.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस वैल्यू। तो kgf वैल्यू में 9.8 मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। दैट पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर टू अस। सो अब यहां पे देख लेते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने। सो अब मैं देखो, जैसा मैंने बताया था कि आपको ना कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने की जरूरत है। कंपोनेंट्स को कौन से कंपोनेंट को रिजॉल्व करोगे, विच इज नाइदर इन वर्टिकल डायरेक्शन और इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहां पे क्या होगा, देखो ये T2 ना वर्टिकल में है, बराबर, तो उसके हिसाब से अगर मुझे लिखना होगा तो देखो ये T2 ना, ये T2, ये किसका ऑपोजिट है, 6 kg वेट। तो 6 kg वेट का एक्चुअल में मतलब होगा 6 इंटू जी का वैल्यू क्या है, 10 है, गॉट इट। तो ये कितना हो जाएगा, T2 की वैल्यू हो गई 60 न्यूटन होगा, बट उसकी जरूरत है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, ठीक है। अब जो दूसरा प्रॉब्लम है वो क्या है कि इसको हमें रिजॉल्व करेंगे T1 को, तो T1 को अगर आप रिजॉल्व करोगे तो एक उसका कंपोनेंट यहां पे बनेगा, ठीक है। मैं ब्लैक मार्कर से रिजॉल्व कर रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा रिजॉल्व कर रहे हैं। एक कंपोनेंट उसका यहां बनेगा, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट बना ना, ये तो T1 पहले से था, वी ऑलरेडी हैड T1। तो अभी जो नया कंपोनेंट बना है ये क्या होगा, T1 ही रिजॉल्व हो रहा है ना, तो ये T1 होगा। अच्छा एंगल कैसे लोगे, ये एंगल थीटा होगा, ये होगा T1 cos थीटा हो जाएगा, गॉट इट। और जो दूसरा कंपोनेंट है उसका नाम क्या है, सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट हम कैसे डिसाइड करते हैं, जो ना एंगल से आगे वाला 90 डिग्री का दूसरा, इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए सेकंड कंपोनेंट। तो दिस नेम इज व्हाट, T1 sin थीटा। हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। अभी आप देख लो किसको तो आप बैलेंस कर सकते हो, तो बट अभी एक छोटा सा इशू और है। मैं क्या देख रहा हूं कि जो T2 है ना, यहां पे देखो ये एक्चुअल में T2 का वैल्यू डाउन भी एक्ट होगा, ये वेट की वजह से। तो क्या होता है स्ट्रिंग में जब ये आगे जाएंगे कनेक्टेड बॉल में, यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन कैन बी इंप्लीमेंटेड इन 2 डायरेक्शंस। रोप के अंदर जो टेंशन जनरेट होगा वो बाई डायरेक्शन हो सकता है। तो एक तो यहां पे आपने उसको ऐसा पुश किया हुआ है, करेक्ट, उस वजह से थोड़ा सा यहां पे रिजिडिटी आ गया और यहां पे रिजिडिटी आ गई। तो अब क्या होगा, उस कंपेयर में आप देखो तो ये वेट है ना, हैवी होगा, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इट विल बैलेंस, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना। तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से क्या हो गया, ये जो T1 cos थीटा है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, T2 के इक्वल होगी। तो अब अगर मैं उस स्टोरी के हिसाब से अगर आगे प्रोसीड करूं तो क्या हो जाएगा, ये जो है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट डू वी गेट, आपको मिलेगा यहां पे T1 cos थीटा की वैल्यू, T2 की वैल्यू कर दूंगा, आपको क्या 60। अच्छा एक और चीज है, अब अगर हम ना फ्यूचर में कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड, तो ये T2 के बजाय मैं डायरेक्टली T1 cos थीटा से भी बैलेंस कर दूंगा तो भी चलेगा। मतलब इस लाइन में ना, यहाँ पे इस लाइन में डायरेक्टली आप इस वेट से बैलेंस करते तो भी चल जाता। कई बार लोग ना डायरेक्टली करते हैं तो कोई इशू नहीं है। अब हमारा दूसरा पॉइंट ये है, वर्टिकल कंपोनेंट्स हमने बैलेंस कर दिया। अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या है, T sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, 50 न्यूटन को। तो T1 sin थीटा विल बैलेंस 50 न्यूटन, क्लियर। सो अब क्या हो गया, ये ले लो आप, इसको क्वेश्चन नंबर क्या ले लिया आपने, 4 ले लिया। तो अब क्या करना है, आपको थीटा निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप 4 को 5 से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि ना tan थीटा मिल जाएगा ना हमको इजीली, sin थीटा cos थीटा। तो क्या होगा, ये T1 sin थीटा अपन क्या होगा, ये T1 cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये 50/60 हो गया। तो ये T1 कैंसिल लिखा होगा, tan थीटा हो गया। तो ये 0 0 कैंसिल होगा, 6 8 जा 48, देन 2 बचेगा, फिर क्या होगा 3 जा 3 जा, ठीक है। तो अब वो हिसाब से देखो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 0.833, ठीक है। सो अब उसका अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो अभी मैं लॉग बुक नहीं है मेरे पास, तो आई विल बेसिकली वाइंड अप इट ओवर हियर, ठीक है। बट क्या होता है, लॉग बुक यूज करके आप वो वैल्यू निकाल सकते हो। एज आई हैव ऑलरेडी गिवन इन वन ऑफ द लेक्चर, आई हैव एक्सप्लेन हाउ टू टेक दिस
tan इनवर्स, तो log बुक अगर आपके पास है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, डिटरमाइन T1 एंड T2। आप पोटेंशियल T1 और T2 डिटरमाइन करना। अब चीजें ना काफी सिंपल हो गई हैं, काफी सिंपल हो गई है। जैसे कैसे हो गया अभी है कि अगर आप इसको बहुत ध्यान से देख रहे हो तो यहां पे क्या होगा, ये तो वेट हो गया, यहां पे T1 रिजॉल्व हो सकता है क्योंकि ना इट्स नाइदर ऑन एक्स एक्सिस नॉर ऑन वाई एक्सिस, मतलब नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल, ये ना हॉरिजॉन्टल में है, तो क्या होगा T1 को हम रिजॉल्व करेंगे, इट विल बी रिजॉल्व लाइक दिस, ठीक है। सो अब ये 60 डिग्री है तो ऑल्टरनेट एंगल की वजह से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब T1 जब रिजॉल्व होगा तो इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा, T1 cos 60 हो जाएगा, और जो सेकेंड कंपोनेंट उसका नाम क्या हो जाएगा, दैट विल बी T1 sin 60। अब वर्टिकल कंपोनेंट्स को बैलेंस करते हैं, तो यहां पे क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स में T1 sin 60 है, करेक्ट, T1 sin 60, इट विल बी बैलेंस बाय 4 kg वेट, तो ये का 4 into 9.8 ले लो, क्योंकि उन्होंने 9.8 मेंशन किया है क्वेश्चन में कि G का वैल्यू 9.8 है, मैंने यहां दिखा नहीं बट G का वैल्यू 9.8 है, दैट यू राइट डाउन। सो अब इसके हिसाब से अगर आप प्रोसीड करते हो तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटीज, अच्छा चलो अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये T1 sin 60 की वैल्यू हो गई, या आप सिंप्लीफाई कर लो फिर बेटर होगा आई थिंक। T1 sin 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 into 9.8, चलो ठीक है T1, अब ये वहां पर चला गया तो क्या होगा 2 into 4 into 9.8 डिवाइडेड बाय क्या होगा √3 हो गया, क्लियर। अगर आपको चाहिए तो आप इसको रैशनलाइज वगैरह कर लो, या ये 4 2 जाके तो होगा 8 हो गया into 9.8 हो गया into, इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर में √3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या होगा √3 into √3, तो ये कितना होगा 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 ना, 8 9 जा 72, 72 एंड 6 कितना होगा 78 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 1.732 डिवाइडेड बाय क्या हो गया ये √3 क्या होगा, ये 3 हो गया। तो अगर आप ना इन वैल्यूज को कैंसिल करोगे तो ये कितना आएगा 78.4 आएगा, इनटू ये इसको कैंसिल करो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, फिर एक और बचा वो 3 3 चलता चला जाएगा। तो आप इन पूरी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा, ये 45.26, मतलब अप्रोक्सीमेट यहां तक वैल्यू परफेक्ट है, उसके बाद की वैल्यूज आप एक बार देख लेना, ठीक है। ये इतना न्यूटन हो गया, किसकी वैल्यू गई, इट्स अ टेंशन इन दिस रो, कहां गया टेंशन T1 की वैल्यू, ये रो, तो टेंशन T1 की वैल्यू मिल गई। अब हमने टेंशन T2 की वैल्यू देख लेते हैं, तो T2 के लिए देखो T1 हमने वर्टिकल को बैलेंस किया, वैसे हमको मिल गया, क्यों मिल गया हमको इतना इजीली, बिकॉज हमने ना यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहां पर हमें मिला हुआ है। सो अगर हमें ये थीटा की वैल्यू नहीं मिली होती तो डिफिकल्टी होता हमारे लिए। सो विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट वन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में देख लो, तो इस साइड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T2 है, दिस दैट साइड इज व्हाट T1 cos 60, सो T2 इज बैलेंसिंग व्हाट T1 cos 60, ठीक है। T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू हमने निकाली हुई है ऑलरेडी ना, 45.26, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 हो गया, कैंसिल कर दो 2 से, 2 2 जा 4, देन 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 न्यूटन। आपको क्या मिल गया, T1 का वैल्यू भी मिल गया और T2 का वैल्यू भी मिल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन में अगर आप कंसिडर करते हो तो चीजें ना और भी सिंपल हो जाती है, सिंपल हो जाती है जैसे ना आपको क्या करना है, रेजोल्यूशन वाले फैक्टर को याद रखना है। इफ यू आर रिजॉल्विंग थिंग्स, आप इसको रिजॉल्व करोगे, दोज कंपोनेंट्स विच आर और दोज पार्ट्स विच आर नाइदर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो अब यहां पे ना देखो, आप ये दो कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ट्राई करते हैं, ये जो है ना इसको आप T1 ले लो, ठीक है, इस टेंशन को आप T2 ले लो, तो लेट टेंशन इन AO विल बी T1 एंड टेंशन इन OB विल बी T2, तो T1 T2 निकालिए तो काम हो जाएगा। ये 1 kg वेट है, 1 kg वेट का मतलब, अच्छा यहाँ पे G का वैल्यू इन्होंने बोला है 10, क्वेश्चन में इन्होंने G का वैल्यू बोला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब 1 kg वेट को अगर करना है तो kg वेट को अगर न्यूटन में करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो या 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 10 बोला है तो फिर हम 10 लेंगे, तो ये होगा 10 न्यूटन हो गया, है ना। वेट का जो वैल्यू होगा वो 10 न्यूटन हो गया। अब इनको रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अच्छा इसमें ना और भी टर्म्स है, क्या लैमिस थ्योरम करके होता है, लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम भी बहुत सिंपल है, बट ना मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि हमने जो मेथड लर्न किया है, आई वांट टू कंटिन्यू विद दैट वन, ठीक है। तो हमने लैमिस थ्योरम में अभी नहीं जा रहे हैं,
अगर आप लाइनिस थ्योरम करोगे ना तो क्या होगा, आप फिर ये लाइन को एक्सटेंड करो, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या होगा 60 डिग्री यहाँ मिलेगा, फिर 90 डिग्री होगा, 90 60 ऐड करोगे 150 हो जाएगा, ये यहाँ पे एंगल 120 आएगा। तो उतने डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। फिर ना F1 ये जो T1 है उसके अपोजिट में जो एंगल होगा, फिर ऐसे करके आपको सॉल्व करना है उनका रेशियोस टाइप में। तो एक अलग से मेथड ही है, उसमें मेरा अभी जाने की जरूरत है। अब बस आप समझ लो कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है हमारे जो मेथड हमने लर्न किया उसके हिसाब से क्या होगा। तो जो T1 है वो रिजॉल्व हो रहा है, तो T1 रिजॉल्व होगा तो वर्टिकल पे रिजॉल्व होगा, T1 पे रिजॉल्व अबाउट हॉरिजॉन्टल। तो T1 पे रिजॉल्व अबाउट वर्टिकल, T1 पे रिजॉल्व अबाउट हॉरिजॉन्टल। तो अब ये क्या होगा, ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा, ये 30 डिग्री हो गया, करेक्ट। तो T1 का एक कंपोनेंट यहां मिला, T1 का दूसरा कंपोनेंट यहां मिलेगा, क्लियर। जो T1 का ये लाइन पे जो कंपोनेंट मिला है वो क्या होगा, T1 cos 30 होगा, करेक्ट, T1 cos 30। अब दूसरे कंपोनेंट को देख लेते हैं, ये कंपोनेंट का नाम क्या होगा, T1 sin 30 होगा, ये गॉट इट। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जो है T2 भी तो रिजॉल्व होगा, T2 विल आल्सो रिजॉल्व। तो T2 का एक कंपोनेंट ये बनेगा, सेकंड कंपोनेंट ये बनेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कंपोनेंट मिल रहा है हमको। तो अब ये क्या होगा, ये ऑल्टरनेट एंगल से ये 60 डिग्री हो गया, तो ये 60 डिग्री है तो इसका नाम होगा, दिस कंपोनेंट का नेम विल बी T2 cos 60 एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कंपोनेंट, ये क्या होगा T2 sin 60। अच्छा ये थीटा लेने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे 30 है ना, पहले हमने 30 लिया, 30 एंगल दिया है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना, बैलेंस करोगे किसको, तो देखो ये वर्टिकल कंपोनेंट का T1 sin 30 है, T2 sin 60 है, और यहाँ पे क्या है, ये 1 kg वेट जो 10 न्यूटन हो जाएगा, यहाँ पे होगा T1 sin 30 cos 30 है, T2 cos 60। तो पहले हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट्स को देखें। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो अपवर्ड एक्ट हो रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में होगा तो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन अपवर्ड विल बी इक्वल टू ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, एक तो एक्ट हो रहा है T1 sin 30, जो दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या है T2 sin 60 इज इक्वल टू क्या हो गया 10। तो ये T1 हो गया, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होगा, प्लस ये T2 हो गया, एक होगा √3/2 हो गया इक्वल टू द 0 इक्वल टू 10। अब ये 2 कॉमन लेके उस साइड मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा T1 प्लस क्या हो जाएगा √3T2 इज इक्वल टू 20। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, गॉट इट। अब क्या करना, हम अगले पार्ट पे आ जाते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, अगर से ज्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, अगर T1 T2 की किसी की वैल्यू पता होगा तो देन वी कैन गो अहेड। सो विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट वन। किसके लिए भी ट्राई करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक होगा T1 cos 30, सेकंड होगा T2 cos 60। तो अब ये क्या होगा, सेकंड पार्ट हमने लिया, ये क्या होगा T1 cos 30 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, T2 cos 60 के इक्वल होगा। तो ये T1 होगा, cos 30 का वैल्यू कितना होगा √3/2, और ये होगा T2 cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2, 1/2 कैंसिल। तो देयरफॉर T2 का वैल्यू कितना मिला हमको √3 टाइम्स T1 मिला। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लो 1 और 2 को रिलेट कर सकते हैं ना, ये T2 की वैल्यू हम यहां से वहां पुट कर सकते हैं। तो यू मेंशन पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड व्हाट डू वी गेट, होगा T1 प्लस T2 की जगह पे क्या लिखा आपने √3 तो पहले से ही था, तो T2 की जगह हमने क्या लिखा √3T1 हो गया इक्वल टू क्या होगा ये 20। तो एज यू कैन सी ये T1 होगा प्लस √3 into √3 क्या होगा 3 हो गया, T1 इक्वल टू क्या होगा ये 20 हो गया। तो इफ यू सी वेरी क्लियरली T1 प्लस 3T1 कितना होगा, T1 प्लस 3T1 की वैल्यू हो जाएगी 4T1 इज इक्वल टू क्या होगा ये 20 हो गया। व्हाट्स वैल्यू फॉर T1, T1 का वैल्यू होगा 20/4, तो T1 का वैल्यू हो जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है। T1 की वैल्यू मिल गई। अब T2 की वैल्यू देख लेते हैं। T2 की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 2 देख लो ना। सो पुट T1 इक्वल टू 5 न्यूटन इन इक्वेशन नंबर 2। सो T2 इज इक्वल टू √3 into T1। सो T2 इज इक्वल टू ये √3 हो गया, T1 की वैल्यू 5 हो गई, तो √3 की वैल्यू 1.732 इंटू क्या होगा 5 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 5 2 जा 10 हो गया, 5 3 जा 15 1 16 हो गया, 5 7 जा 35 1 36 एंड 5 3 8, तो ये होगा 8.66 करेक्ट। और ये क्या यूनिट्स का न्यूटन हो जाएगा। सो ये हो गया आपके बेसिकली इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस।
मतलब अगर ना कॉन्करेंट फोर्सेस में, कॉन्करेंट फोर्सेस में देख लो ना, पूरा जो सिस्टम वो स्टेबल है और इक्विलिब्रियम में एंड मेनी फोर्सेस आर कोइंसाइडिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो इसको बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस। इससे ज्यादा भी फोर्सेस हो सकते हैं बट ना हमको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में इतना ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। नाउ विल कम टू द न्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल फाइंड आउट वेरी लॉजिकल, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ कैपिटल एल रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस इज पुल्ड एट वन एंड बाय अ फोर्स कैपिटल एफ। तो इसका मतलब एक ना रोप आप कंसिडर करते हो, देयर इज अ रोप, ठीक है, और इस रोप का जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द रोप इज गिवन एज कैपिटल एल, द लेंथ ऑफ रोप इज गिवन एज कैपिटल एल, और ये पूरे ना लेंथ के लिए जो मास की वैल्यू वो कैपिटल एम है, ठीक है। फिर आगे क्या दिया इन्होंने, इज पुल्ड एट वन एंड बाय अ फोर्स कैपिटल एफ। तो यहां से ना उसको कैपिटल एफ अमाउंट ऑफ फोर्स से क्या किया है, पुल किया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस स्मॉल एल फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। जहां पे फोर्स अप्लाई किया है वहां से किसी एल डिस्टेंस पे, है ना, इस एंड से किसी स्मॉल एल डिस्टेंस पे कितना टेंशन जनरेट होगा वो फाइंड होगा, मतलब इस पॉइंट पे कितना टेंशन एक्ट होगा या कितना टेंशन जनरेट होगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। So what is the tension in the rope at a distance small l from the end where the force is applied। जहां पे फोर्स अप्लाई किया वहां से कितने डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है, या कितना टेंशन की वैल्यू होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना जस्ट यू सी वन थिंग कि अगर मास का कैपिटल एम है, चलो ठीक है, अगर ना यहां तक का लेंथ स्मॉल एल है तो व्हाट इज द रिमेनिंग लेंथ, रिमेनिंग लेंथ की वैल्यू होगी कैपिटल एल माइनस क्या हो जाएगा, ये स्मॉल एल हो जाएगा, करेक्ट। ये कंडीशन होगा रिमेनिंग पार्ट के लिए। अब एक जो क्वांटिटी होती है डेंसिटी हम लेते हैं, डेंसिटी रोप को ना पूरे रोप के लिए लो या थोड़े से पार्ट के लिए लो, उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। लाइक ना 1 ग्लास ऑफ वाटर इफ यू हैव टेकन, ठीक है, उसमें से 1 ड्रॉप ऑफ वाटर भी ले लिया तो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का या 1 ग्लास ऑफ वाटर का जो डेंसिटी रहेगा वो सेम रहेगा। वैसे ही रोप को अगर आप कट कर देते तो उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये क्या लेंथ के टर्म है, इसका होता है लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। तो ये होगा लीनियर मास डेंसिटी। अच्छा, जैसे नॉर्मली जो हमने लिया हुआ है ये लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का जो नोटेशन होगा ना वो हम लेंगे लैम्डा, लैम्डा होता है। ये लीनियर मास डेंसिटी का क्या होता है कॉन्सेप्ट, ये होता है मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ। तो पूरे रोप का मास कितना है, कैपिटल एम है, पूरे रोप का लेंथ कितना है, कैपिटल एल है। तो ये लैम्डा का वैल्यू हो गया कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, आपने कैपिटल एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दिया तो ये बॉडी क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। तो ये कैपिटल एफ अमाउंट ऑफ फोर्स की वजह से कैपिटल एम अमाउंट ऑफ बॉडी जो होगा वो ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एफ अपॉन एम। क्लियर, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2। इज दैट क्लियर। अब ये क्या कह रहे हैं कि अब इन चीजों को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। तो जैसे बोले ना कि आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट ये जो बॉडी अब मूव करेगा। देखो मान लो कि ना यहां पे आपने फोर्स लगाया तो ये फोर्स ना कहां तो गया, ये फोर्स ने समझो कि आगे जाके ना वो टेंशन टी में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये वैल्यू डिक्रीज हो गई, यहां पे टेंशन टी हो गया। अब टेंशन टी है ना रिमेनिंग पार्ट को ड्रैग कर रहा है, कैपिटल है पूरे बॉडी को ड्रैग कर रहा है, बट क्या उसमें कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स ना इस मास के लिए यूज हो गया, इतने मास के लिए। तो अब जो बचा हुआ अमाउंट ऑफ फोर्स है वो टेंशन के फॉर्म में रिमेनिंग पार्ट को ड्रैग करेगा। तो ये जो टेंशन टी है इसको ड्रैग करेगा, ये एल माइनस एल को ड्रैग करेगा। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ना देखो आगे हम ना जब करेंगे ना सॉल्व करेंगे, आगे जब हम बढ़ेंगे तो ऐसे ही ना कनेक्टेड बॉडीज है, ठीक है। अगली क्लास में हम कनेक्टेड बॉडीज जब डिस्कस करेंगे तो यू विल कम टू नो। यहां से आपने कैपिटल एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, ये क्या है, मास m1 है, इसका मास क्या है, m2 है, इसका मास क्या है, m3 है, ठीक है। तो अब ना ये तीनों बॉडी के लिए क्या सेम रहेगा, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तीनों बॉडी के लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब जब आप ये फोर्स F लगाओगे तो कौन से मास को ड्रैग करेगा, ये तीनों मास को ड्रैग करेगा। मान लो ना इनके बीच में टेंशन T1 है तो ये टेंशन T1 किसको ड्रैग करेगा, टेंशन T विल ड्रैग ओनली दीस टू बॉडी और विल मूव दीस टू बॉडी। यहां पे मान लो इनके बीच में टेंशन T2 है तो टेंशन T2 किसको एप्लीकेबल होगा, सिर्फ M3 पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। बट ना तीनों बॉडी के जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मतलब ये ना F क्या करेगा, M1 M2 M3, मतलब ये मैं बता देता हूं ऐसे, ये जो कैपिटल F है
वो कौन से बॉडी को मूव करेगा, m1 को मूव करेगा, m2 को मूव करेगा, m3 को मूव करेगा। कौन सा एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ए से। तो अब ना F1 ने तीनों को मूव किया है। अब क्या होता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स ऑलरेडी स्प्रिंग फॉर दिस वन, जो रिमेनिंग है ना ऐसा, मतलब अब यहां पे क्या होगा, ये दो बॉडी को खींचने के जो अमाउंट ऑफ फोर्स वो कम होगा, तो F के फॉर्म में नहीं एक्ट होगा, वो टेंशन के फॉर्म में एक्ट होगा, टाइटनेस। और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में कर लेंगे हम। तो जो टेंशन T1 है ना, वो कौन से बॉडी को मूव करेगा, वो बॉडी M2 वाले मास को M3 वाले मास को मूव करेगा। तो यहां पर एक्सेलरेशन A हो गया, इनटू एक्सेलरेशन A। और जो T2 टेंशन है ना, वो कौन से बॉडी को मूव करेगा, सिर्फ M3 को मूव करेगा। कौन सा एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन A से। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन मिल जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि इन चीजों को थोड़ा हम लोग दूसरे तरीके से अगर लेते हैं, तो अभी ये आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। अब ना लीनियर मास डेंसिटी थोड़ा सा एडवांस लेवल लेके जाते हैं, मतलब हमको ना m डैश की वैल्यू निकाली, m डैश की वैल्यू। तो अभी आप बताओगे यहाँ पे, जैसा मैंने बताया ना, चलो ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, यही पे कर लेते हैं। तो आप बताओगे सिंस लैम्डा रिमेन्स सेम, सो लैम्डा रिमेन्स सेम फॉर एनी पार्ट ऑफ रूम। ठीक है, इसके लिए क्या हो गया, जो लैम्डा की वैल्यू है वो क्या होगा, मैं चाहता हूं कि ना m डैश वाले मास के लिए लेना है मुझे, m डैश मास क्या होगा, ये जो रिमेनिंग लेते हैं ना, जिसको ये टेंशन T ड्रैग कर होगा। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे कैपिटल F फोर्स है, तो ये इतने मास के ऊपर एप्लीकेबल, मतलब ये पूरे तीनों को ड्रैग कर रहा है। बट M1 के बाद वाले पे पॉइंट पर मैं फाइंड आउट करूंगा, तो वो F नहीं एक्ट हो रहा होगा, वहां पे कुछ नया एक्ट हो रहा होगा। तो ये क्या बोले, यहाँ पे कैसे होता है, मान लो कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, तो इसके बाद ना ये मास तो भी एलिमिनेट हो गया ना, कैपिटल F जो ड्रैग कर रहा था ये पूरे मास को ड्रैग कर रहा था। बट अगर मैं इस पॉइंट में टेंशन की बात करता हूं, मतलब दिस मास इज एलिमिनेटेड, तो अब ये रिमेनिंग मास को ड्रैग करेगा, तो वो मास की वैल्यू क्या होगी, m डैश मैंने ले लिया। वो m डैश का लेंथ क्या होगा, कैपिटल L माइनस एल हो गया, कैपिटल L माइनस स्मॉल है। यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी का क्या है, नोटिस ये फॉर्मूला मास अपॉन लेंथ, तो उसका मास हो गया m डैश, और जो लेंथ की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल L माइनस एल डैश। एज आई सेड, इसको अगर आपको लेना है तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 ले लो। एज आई सेड, क्या मैंने कहा था कि जो है ना डेंसिटी वो चेंज नहीं होगी, है ना, तो डेंसिटी चेंज हो तो आप इक्वेट कर दो, तो इक्वेट करोगे क्या होगा, कैपिटल M डैश अपॉन क्या होगा, कैपिटल L माइनस एल डैश। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल M अपॉन L हो गया। तो बहुत सारा आएगा m डैश, सो देयरफॉर m डैश की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल M अपॉन कैपिटल L इन ब्रैकेट कैपिटल L माइनस L डैश। ठीक है, सो इसको अगर आपको लेना है, इसको क्वेश्चन नंबर 4 ले लो। तो जो टेंशन T होगा ना, वो किसको ड्रैग करेगा, ये रिमेनिंग मास को ड्रैग करेगा। तो जैसा मैंने बताया वहां पर टेंशन T, जैसे आपने टेंशन T1 लिया आपने, M2 M3 दोनों को ड्रैग कर रहा है, ये T2 से M3 को ड्रैग करेगा या उसको मूव करेगा। तो मैंने मान लिया कि जो टेंशन T एक्ट हो रहा था वो रिमेनिंग मास है उसको मूव करेगा, m डैश को, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू वो ये है। तो इसको आपने ले लिया, इक्वेशन नंबर 5 ले लिया। इतने सारे इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, क्या होता है थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है, अदरवाइज आपने डायरेक्टली लिखोगे तो भी चलेगा। सो अब क्या करना है, पुट करना है। m डैश की वैल्यू कहां से पुट करोगे, m डैश की वैल्यू ना 4th इक्वेशन से पुट करोगे, और a की वैल्यू 2nd इक्वेशन से। तो पुट 2 and 4 कहां पे पुट करोगे, इन 5th। तो t का वैल्यू क्या हो गया, व्हाट्स द वैल्यू फॉर m डैश, m डैश की वैल्यू कैपिटल M है, कैपिटल L है, ब्रैकेट में क्या, कैपिटल L माइनस L स्मॉल l है, करेक्ट, इनटू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू कैपिटल F अपॉन M है। तो दिस कैपिटल M कैंसिल हो गया, तो कैपिटल T इज इक्वल टू ये F अपॉन L हो गया। ठीक है, इन ब्रैकेट L माइनस स्मॉल l। या आपको और मॉडिफाई करना हो तो T इज इक्वल टू ये कैपिटल F यहां रहेगा, L विल गो इनसाइड, तो L अपॉन L माइनस स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। ये होगा कैपिटल F इन ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। तो ये है ना डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर द टेंशन। ठीक है, अगर मुझे पता है कितना फोर्स से मैंने इसको ड्रैग किया है, देन आई नीड टू नो व्हाट इज द टोटल लेंथ एंड एट व्हिच लेंथ आई नीड टू फाइंड आउट दिस टेंशन। तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर इतना बड़ा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। बट कभी कभी ना ये क्वेश्चन ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल सीटी में पूछा हुआ है कि कितना टेंशन एक्ट हो रहा है, तो हमको ना ये सिर्फ फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत पड़ी है, नथिंग एल्स। ठीक है, इसको पर न्यूमेरिकल शायद ही कहीं पे पूछा हुआ है, मतलब शायद ही कहीं पे पूछा हुआ है, मतलब कि ये टॉपिक वैसे वो हिसाब से समझने के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बट इसमें ना एडिशनल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके, है ना। और लेकिन ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए 1-2 सीटी में पूछा हुआ है। सो आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन्ड यू पीपल टुडे, यू पीपल अंडरस्टूड। सो अगली क्लास में ना हम कनेक्टेड बॉडीज करेंगे। सो अभी जो क्लास है ये बहुत शॉर्ट रहे, क्योंकि इंडिविजुअल टॉपिक पे मैंने ज्यादा फोकस करने की कोशिश की है।
ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। क्या होता है कि यहाँ पे ना जब हम ना कॉन्करेंट फोर्सेस ले लिया फिर कनेक्टेड बॉडीज एक साथ में ले लेंगे तो क्या होगा ना कि आपको कॉन्सेप्ट में ना हो सकता है कि थोड़ा ऐसा फील होगी ना कॉन्सेप्ट ओवरलैप हो रहे हैं। तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। सो इसलिए अगली क्लास से क्या होगा, कनेक्टेड बॉडीज जब हम स्टार्ट करेंगे तो काफी चीजें ना इंटरलिंक्ड है, तो इंटरलिंक में इतना इश्यूज नहीं होगा। तो वी कैन कवर द मैक्सिमम topic and maximum concepts. I hope whatever I explained you people understood. Thank you very much.